नमस्कार साथियों, मैं महेश डोई डोई क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 10 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। साथियों, 10 क्वेश्चन हम इसलिए लेकर चल रहे हैं जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने, अग्निमित्रा ने, वसुमित्र ने, देवगुप्त ने। बताइए साथियों, किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी हमारे पुष्यमित्र ने। ठीक है साथियों। अच्छा, तो आप कहोगे भैया जी पुष्यमित्र गद्दी पर कब बैठा? पुष्यमित्र गद्दी पर बैठा कब? यह बैठा 185 बीसी में। ठीक है। पुष्यमित्र ने अपनी राजधानी बनाई, किसे बनाई? पुष्यमित्र ने अपनी राजधानी किसे बनाई? इसने बनाई विदिशा को। ठीक है साथियों। पुष्यमित्र ने ही बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। अब आप कहोगे कि भैया जी बरहुत स्तूप कहाँ है? तो ये है हमारे एमपी में। साथियों, पुष्यमित्र ने ही अशोक के स्तंभ तुड़वाए थे। पुष्यमित्र ने अशोक के स्तूप तुड़वाए। ठीक है। अब आप बताओ मेरे को कि सांची का स्तूप कहाँ है और केसरिया स्तूप कहाँ है और एकदम एक स्तूप कहाँ है? बताओ। तो आप कहोगे कि भैया जी सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में है। केसरिया स्तूप कहाँ है? बिहार में है। और दमेक स्तूप कहाँ है? ये हमारे यूपी में है। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालीचरण पटनायक किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? मणिपुरी के हैं, ओडिसी के, कथक के या मोहिनीअट्टम के? बताओ। तो कालीचरण पटनायक हमारे कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ओडिसी से संबंधित है। ठीक। ओडिसी में और हमारे कौन कौन से कलाकार हैं? तो इसमें है केलुचरण महापात्र। महापात्र वाले किस में आएंगी? ओडिसी में आएंगी। एक है सुजाता महापात्र। अगला कौन हो जाएगा? दुर्गाचरण। और अगला कौन हो जाएगा? गुरु पंकज चरण। एक और हरे कृष्ण बेहरा। ठीक है साथियों। गुरु पंकज चरण को ओडिसी का फादर कहा था, तो ये क्या हो गया? फादर ऑफ ओडिसी। ठीक है। अब आप पूछोगे कि भैया जी मणिपुरी का क्या होता है? तो मणिपुरी का होता है गुरु बिपिन। ठीक है। ये हम जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं वो पढ़ेंगे, फिर आगे जैसे ये आएंगे तो उनके बारे में हम इनके सभी कलाकार जो होंगे वो बता देंगे। ठीक है। अब जैसे कथक का प्रसिद्ध कौन हो गया? बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। मोहिनीअट्टम का कौन हो गया? मोहिनीअट्टम की हो गई जयप्रभा मेनन।
कौन हो गई? जयप्रभा मेनन। साथियों हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। अब शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं हमारे? हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पहले पर है कथकली। कथकली हमारा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है केरल का। दूसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम हमारा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ये भी हमारे कहाँ का है? केरल का। ठीक है। तीसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये हमारे तमिलनाडु का है। चौथा है ओडिसी। ये कहाँ का है? ओडिशा का है। पांचवा हमारा हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश का। और छठा हमारा कौन सा होगा? कथक। कथक कहाँ का है? यूपी का। सातवां हमारा कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। और आठवां लास्ट कौन सा हो जाएगा? सत्तरीय, जो कहाँ का है? असम का। अब इसमें पूछे कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है साथियों हमारा भरतनाट्यम। सबसे पुराना कितने साल पुराना है? तो आप कहोगे भैया जी ये 2000 वर्ष पुराना है। और सबसे नया पूछूं तो आपसे कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया जी सबसे नया है सत्तरीय। कितने वर्ष पुराना है? आप कहोगे ये है 500 वर्ष पुराना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। वॉलीबॉल में महिला टीम के लिए बोतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.21 मीटर, 2.12 मीटर, 2.24 मीटर या 2.27 मीटर? बताइए साथियों कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में महिला टीम के लिए बोतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.24 मीटर। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि पुरुष टीम के लिए बोतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? बताओ। पुरुष टीम के लिए बोतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे कि भैया जी 2.43 मीटर होती है। ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ कि वॉलीबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो आप कहोगे कि भैया जी 18 मीटर होती है। और वॉलीबॉल मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई हमारी होती है आधी कितनी? 9 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि वॉलीबॉल में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? वॉलीबॉल में खिलाड़ी होते हैं 6। ठीक है। और कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? बताओ। एक और बताओ, नेट बॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? फिर हम अगला देखें हमारा वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? फिर हम अगला पूछें आपसे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फिर मैं अगला पूछूं आपसे कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताओ। तो आप कहोगे कि भैया जी कबड्डी में हमारे
7 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल में हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में भी हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में हमारे खिलाड़ी कितने होते हैं? 5। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, पेरोक्सिसोम को या केंद्रक को? तो किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अच्छा, तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और केंद्रक, तो केंद्रक में कोशिका का क्या होता है? मस्तिष्क होता है। केंद्रक में कोशिका का क्या होता है? मस्तिष्क होता है। अच्छा, तो कोशिका का, मैं आपसे पूछूं कि कोशिका का द्वारपाल कहाँ होता है? तो आप क्या कहोगे कि भैया जी कहाँ होता है? ये हमारे कोशिका झिल्ली में होता है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। बेटन कप कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है या हॉकी से संबंधित है? तो आप क्या कहोगे कि सर बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अच्छा, हॉकी में हमारे और कौन से कप आते हैं? तो हॉकी में हमारा मुरुगप्पा गोल्ड कप आता है। दूसरा हमारा कौन सा आता है? रंगास्वामी कप आता है। और तीसरा हमारा कौन सा आता है? आगा खान गोल्ड कप। साथियों, जो हमारा ये बेटन कप है, ये सबसे पुराना कप है। बेटन कप सबसे पुराना कप है। अब आप कहोगे भैया जी कब शुरू हुआ था ये? तो ये शुरू हुआ था 1895 में। ठीक है। क्रिकेट में कौन सा होता है? क्रिकेट में आपको पता ही है, आईसीसी वर्ल्ड कप। गोल्फ में कौन सा होता है? तो गोल्फ में होता है राइडर और वॉकर। फुटबॉल में हमारे कौन सा कप होता है? तो फुटबॉल में आप याद रखेंगे प्रसिद्ध फीफा वर्ल्ड कप। साथियों, अभी 2024 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है और किसने जीता है और किसको हराया है? बताइए। तो फीफा वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ हुआ है? बर्लिन में। और ये कहाँ है? जर्मनी में। किसने जीता और किसको हराया? तो 2024 में फीफा वर्ल्ड कप जीता स्पेन ने। स्पेन ने जीता और किसको हराया? ये हराया इंग्लैंड को। कितनों से हराया? तो सर इसने हराया 2-1 से हराया। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे हम ऐसे करके सभी क्वेश्चनों में जो वर्ल्ड कप हमारे हैं, या तो हमारे स्पोर्ट्स के पर्सन हो गए, या हमारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, साइंस के क्वेश्चन हो गए, सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके हमारे प्रैक्टिस सेट में लेकर चलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बताइए। 1916 में हुआ था,
1924 में हुआ था, 1942 में हुआ था या 1928 में हुआ था? तो आप कहेंगे कि सर भारत छोड़ो आंदोलन ये हमारा हुआ था 1942 में। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि साथियों हमारे जो गांधी जी के आंदोलन है वो और कौन कौन से थे? तो आप बताएंगे कि गांधी जी के अन्य आंदोलन। तो यह तो हमारा कब हुआ था? 1942 में। और शुरू सबसे पहले हमारे गांधी जी ने कौन से आंदोलन से स्टार्ट किया था? तो वो हुआ था 1917 में। उसके बाद 1918 में। उसके बाद दोबारा एक और हुआ था 1918 में। फिर हुआ था 1920 में। उसके बाद हुआ था 1930 में। फिर हुआ था 1940 में और 1942 का भी हमने आपको बताया है। तो आप बताइए कि 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। 1918 में दो आंदोलन थे। तो पहला आंदोलन कौन सा था? जो अहमदाबाद में मिल मजदूर थे उनके लिए। 1918 में कौन सा आंदोलन था? तो इसमें हुआ था कड़ा सत्याग्रह। 1920 में जो आंदोलन था वो कौन सा हुआ था? उसमें हुआ था असहयोग आंदोलन। 1930 में हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसमें हुआ था सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा कब हुआ था? 1930 में। और 1940 में हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? इसमें हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये हमारे गांधी जी के आंदोलन थे जो 1917 में गांधी जी ने पहला आंदोलन किया था और 1942 में ये हमारा उसका गांधी जी का आखिरी आंदोलन था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे नया वेद है? बताइए साथियों। यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद या ऋग्वेद? बताओ। तो सबसे नया वेद होगा हमारा वो कौन सा होगा? अथर्ववेद होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सर सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद। इसमें क्या थे? 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे। ठीक है। अब साथियों अर्थवेद ये सभी के बाद में बना था, मतलब सबसे नया यही हो गया तो सबके बाद में बना था। सभी के बाद में बना था। सामवेद का संबंध किससे होगा? सामवेद का संबंध है संगीत से। ठीक है साथियों, ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे वेद हो गए। वेद में हमारा सबसे नया वेद है अर्थवेद और सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध संगीत से है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन हमारा है कि भारत की नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है? बताइए। जन्म से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, देशीकरण से नागरिकता या सभी? तो साथियों भारत की जो नागरिकता है वो कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार से किस किस से? एक तो हमारा हो गया जन्म से नागरिकता, दूसरा हमारा हो गया पंजीकरण से नागरिकता, तीसरा हो गया हमारा देशीकरण से नागरिकता और चौथा हमारा कौन सा हो गया? वंश से नागरिकता। और पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र समावेश से नागरिकता। तो ये 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा
ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसमें आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब साथियों 5 तरीके से तो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और नागरिकता समाप्त करने के कितने तरीके हैं? तो नागरिकता समाप्त करने के तरीके, तो नागरिकता समाप्त करने के तरीके कितने हैं? ये हैं साथियों हमारे 3। कौन कौन से? पहला है नागरिकता से वंचित करके, दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? स्वैच्छिक त्याग से, और तीसरे हमारे कौन से हो जाएगी? बर्खास्ती द्वारा, जिसको देश से बर्खास्त कर दे वो हो जाता है हमारा बर्खास्ती द्वारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बताइए आप, कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी, शुक्र, या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी की बहन हम किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र ग्रह क्या होता है? सबसे गर्म ग्रह होता है। तो अच्छा, तो अब मैं पूछूं कि आपसे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप बताओगे मुझे कि भैया जी सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड है। कौन सा है? गैनीमेड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? किरण देसाई, सुधा मूर्ति, झुंपा लाहिड़ी, या अरुंधति रॉय? तो आप बताओगे मुझे कि भैया जी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ये हैं अरुंधति रॉय। और अरुंधति रॉय की अन्य बुक कौन कौन सी है? तो बताएंगे अन्य बुक कौन सी हैं? द कास्ट ऑफ लिविंग, ये किसकी बुक है? अरुंधति रॉय की। और कौन सी है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन। अच्छा, तो एक और कौन सी है? ये है आजादी। तो भैया जी आप क्या बताएंगे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसकी है? अरुंधति रॉय की है। अब मैं आपसे पूछूं कि किरण देसाई की कौन सी कोई एक बुक का नाम बताओ, तो आप कहेंगे कि भैया जी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अच्छा, सुधा मूर्ति की मैं आपसे पूछूं कोई एक बुक, तो आप कहेंगे सुधा मूर्ति की डॉलर बहू। अच्छा, तो भैया जी मैं आपसे पूछूं कि झुंपा लाहिड़ी किसकी बुक, कोई एक बुक बताओ झुंपा लाहिड़ी की, तो आप कहेंगे कि भैया जी झुंपा लाहिड़ी की हैं वेयर अबाउट्स, और एक और है इनकी द नेमसेक। ठीक है साथियों, किरण देसाई की बुक हो गई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, सुधा मूर्ति की हो गई डॉलर बहू, और झुंपा लाहिड़ी की दो बुक हैं वेयर अबाउट्स और द नेमसेक। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। और अरुंधति रॉय की अन्य बुक कौन सी है? आप कहेंगे द कास्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, और आजादी। तो ठीक है साथियों, ऐसे हम प्रैक्टिस सेट में हमारे 10-10 क्वेश्चन रोजाना करते रहेंगे, जिससे आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो और ये आपको याद भी जल्दी हो जाए। तो आप मेरे से एक वादा करो कि
भैया जी हम जब अगले प्रैक्टिस सेट में आएंगे तो ये 10 क्वेश्चन हमारे याद होंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए अगली प्रैक्टिस में हम मिलते हैं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।